सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 50-50 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 से हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 101 है कि तुकांत शब्द क्या है अथवा तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। आप देखिए, लगातार 2 सालों में ये प्रश्न पूछा हुआ, 2021-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे कि रहन सहन, मिलना जुलना, खाना पीना, इस तरह से। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं, जैसे कि रोटी वोटी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, जो पीछे के जो अक्षर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मिलना जुलना में ल और न कॉमन है। ठीक है, यहाँ रहन सहन में यहाँ पर आप देखिए ह और न कॉमन है। इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं ये तुकांत शब्द कहलाते हैं, जिनके अंतिम वर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को हम बढ़ते क्रम में रखते हैं तो यहाँ पर ये होता है आरोही क्रम। आरोही, देखिए बहुत सारी लड़कियों का नाम आरोही होता है, किसी का अवरोही नाम आपने नहीं सुना होगा। आरोही मतलब हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, सीढ़ी पर अगर आप चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर 5वीं सीढ़ी, इस तरह आप ऊपर जा रहे हो। तो आरोही का मतलब होता है कि हम बढ़ते हुए क्रम में जब हम भिन्नों को रखते हैं या संख्याओं को रखते हैं तो वे आरोही क्रम में कहलाती हैं। और जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में हम सजाते हैं, जैसे कि पहले हमने 5 लिखा, 5/4, फिर 4/4, फिर 3/4, इस तरह से ये क्या हो रहा है, घटते क्रम में। या इस तरीके से 5 से पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, संख्याओं को भी अगर हम घटते क्रम में लिख रहे हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम ही कहेंगे। यानी कि अवरोही क्रम में संख्याओं को हम क्या करते हैं, घटते क्रम में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, गुणक किसे कहते हैं। गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। जैसे कि 5 में 4 गुणक हो गया तो ये 5 चौके 20 हो गया। यानी कि गुणक जब भी आएगा वो उस संख्या के मान को क्या करेगा, उतना ही गुना बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, द्विज शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, द्विज शब्द का अर्थ 1 से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा की जो लिखावट होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि जो हमारी हिंदी भाषा है, इसकी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। या फिर ये कहें कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच खाली एक ही, मतलब एक ही केवल उभयनिष्ठ होता है। अधिकतम केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, जैसे कि 2 और 3 में केवल एक ही कॉमन है। 3 और 4 में केवल एक ही से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। 4 और 5 ये आपस में सिर्फ एक से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है। यानी कि जब 2 संख्याओं के बीच अधिकतम केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या होती है जिससे ये कट सकते हैं या जो कॉमन होती है इनके बीच में, तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 2 और 3 के बीच में केवल एक कॉमन है, 3 और 4 के बीच में भी केवल एक कॉमन है और 4 और 5 के बीच में भी केवल एक ही कॉमन है या उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी। तो हम क्या करेंगे, 40 में भाग दे देंगे 6 से। ठीक है। तो यहाँ पर 6 बार तो पूरा जाएगा, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से। तो ये 6 बार, मतलब यहाँ पर देखिए 6 बार में, यानी कि 6 बच्चों को तो पूरी पूरी किताबें मिल जाएंगी समान रूप से, 36 और उसके बाद बचेगा यहाँ पर 4 जो है, ये इस तरह से अगर हम लिख करके करते हैं इस तरीके से जैसे भाग दिया जाता है, तो आप देखिए 6 बार में यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 4 बच जाएगा, 40 में से 36 गया तो, और फिर यहाँ पर आप देखिए 4 शेष बच जाएगा। यानी कि 6 जो है, ये 6 विद्यार्थियों में बांटना है तो 6 बच्चों को 6 किताबें मिल जाएंगी और 4 किताबें शेष बच जाएंगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न
पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा पी और क्यू परिमेय संख्याएं तभी होता है पी बाई क्यू, जहां पर दोनों ही क्या हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्णांक हो। पी बाई क्यू जैसे कि 5/4, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 109 है, काव्य का क्या अभिप्राय है। काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोयोग मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, एक तरीके से काव्य में जैसे आप देखिए कविता होती है, कोई गीत होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रस छंद अलंकारों का प्रयोग करके उसको अच्छे से गाते हैं। उसमें एक ध्वनि या एक सुर होता है, कविता में भी इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक तरीके से अपने चित्त को हम एक तरीके से एक रस और मनोवेग से पूर्ण करके उस चीज को पढ़ते हैं और उन शब्दों का आनंद लेते हैं, जैसे कोई गाना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, 636 में दोनों छह का स्थानीय मान बताओ। तो ये वाला छह जो है, ये यहाँ पर आप देखिए इकाई की जगह पर है। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ये वाला जो छह है ये सैकड़े की जगह पर है, और ये वाला जो छह है ये इकाई की जगह पर है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये छह सैकड़े की जगह पर हो गया। ठीक है, तो ये इकाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। 2022 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 111 है, गणित शब्द के दो लक्ष्य बताइए। तो संख्याओं का ज्ञान और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों को संख्याओं का ज्ञान होता है, अगर बच्चों को संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो आसपास या जो उनके दैनिक जीवन में जो उनको जोड़ करने की जरूरत होती है, कभी कभी घटाने की जरूरत होती है, कभी किसी दुकान पर सामान लेने गए हुए बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, या उन्हें जोड़ घटाने में प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर पाएंगे अगर संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा उनको। ठीक है, और गणित लगाने से या सवालों को लगाने से बच्चों के तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, किसी विषय के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए गणित विषय का जो शिक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए। तो अयोगवाह में हम सभी को पता है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये 3 आते हैं। विसर्ग होगा यहाँ पर, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग मतलब ये जो 2 बिंदु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि क ख घ घ ट ठ ड ढ त थ द ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, हलंत से क्या अभिप्राय है। हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखा जाता है तो हलंत लगाते हैं। तो हलंत का मतलब होता है किसी भी संख्या का को हम आधा लिख रहे हैं, जैसे कि स के नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब ये किसी भी वर्ण को हम आधा लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो स के नीचे हलंत लग गया यानी कि स जो है ये आधा हो गया, क के नीचे हलंत लग गया यानी कि इसमें स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन है। जैसे जब हम त्र को लिखते हैं, त्र दो व्यंजनों से मिलकर के बना है, तो हम इस तरह से त और र को लिखते हैं। ठीक है, यानी कि त क्या है, आधा है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण या स्वर रहित, जिस वर्ण में स्वर नहीं होता है वे हलंत वर्ण कहलाते हैं। और जब किसी व्यंजन को हमें स्वर रहित लिखना होता है, जिसमें हमें स्वर नहीं दिखाना है, तो वहां पर हम हलंत लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो 26 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 116 है, च वर्ण की ध्वनियां कितनी है। तो च छ ज झ इया। क्वेश्चन नंबर 117 है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो गुणनफल, गुणज, गुणक, ये तीनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, 345 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। तो ये 5 इकाई की जगह पर है, 5 गुणे 1, तो ये 5 ही आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 यहाँ पर आप देखिए दहाई यानी कि 10 से गुणा होगा, तो 4 गुणे 10 यहाँ पर 40 हो गया है। फिर ये सैकड़े की जगह पर है यानी कि 3 का यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर 300। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, विधान वाचक या निषेध वाचक वाक्य में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य, या इसी को हम इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। वह प्रतिदिन योगा करता है, यहाँ पर काम हो रहा है। लता नाचती है, काम का होना, यहाँ दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है।
और निषेधवाचक में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस इसको हम बोलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें हम निषेधवाचक या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है तो काम नहीं हो रहा है। लता नाचती नहीं है, काम का नहीं होना। तो ये निषेध, जहां पर भी नहीं आपको दिख गया वाक्य में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया या नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 120 है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? तो अस्पष्टता है, सार्थकता है, शुद्धता है, तरंगता है। एक एक के बारे में समझेंगे। अस्पष्टता का मतलब यही है कि अस्पष्टता अगर नहीं होगी तो हम किसी की बातों को या किसी की कोई हमसे क्या कहना चाह रहा है उसकी बातों को सही से हम समझ नहीं पाएंगे। तो अस्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में अस्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो आप वाक्य आप बोल रहे हैं, उसमें कोई सार्थकता भी है, बस एवं ही बोलने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है शुद्धता। यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान तथा परिष्कृत होना चाहिए, यानी कि जो वर्ण आप बोल रहे हो वो शुद्ध रूप से या सही रूप से आप निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। तरंगता, ध्वनि में आरोह और अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है। ठीक है, तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। जहां जरूरी हो वहां तेज बोलना है। फिर अपनी ध्वनियों को मतलब अपनी ध्वनि को धीरे भी करना है, जहां पर जोर लगाने की जरूरत हो वहीं पर जोर लगाना है। तभी आपकी जो ध्वनि है वो अच्छी निकलेगी और सामने वाला जो श्रोता है उसको अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की तीन श्रेणियां कौन सी हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है, अयोगवाह के तीन प्रकार लिखिए। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये अभी आप लोगों ने देखा है और ये प्रश्न बार बार पूछता है, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो अ, ई, उ, री, इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट करिए। तो बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षतया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो समवृत्त में आप देखिए कौन कौन आता है। समवृत्त में आता है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध विवृत में औ और अ आता है। विवृत में आ आता है और अर्ध समृद्ध में ए और ओ आता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा यानी कि कठोर तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से याद करना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से क वर्ग का कंठ हो जाएगा, च वर्ग का तालु हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ट वर्ग का मूर्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव और तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें लिख बताइए। तो उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, शांत वातावरण और अर्थबोध, यानी कि जब आप कोई कविता, कहानी, नाटक कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो आप शांत होकर के धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ अर्थ को समझते हुए जब आप पढ़ोगे तभी तरीके से क्या होगा, उस जो पढ़ना है आपका वो सार्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। तो बार बार प्रैक्टिस यानी कि रेपिटेशन, आवृत्ति, पुनरावृत्ति, अर्थ स्थान परिवर्तन, स्पष्टता और निवारण। क्वेश्चन नंबर 129 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, वचन किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 131 पूछा भी यही है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन।
और एक वचन में लड़का, औरत, मोर, बाघ, यानी कि एक संख्या का ज्ञान होता है, और बहुवचन में दो से अधिक, जैसे कि घोड़े, महिलाएं आदि। क्वेश्चन नंबर 132 है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को लिखिए। तो सदा एक वचन में ही जैसे कि आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता, ये सब हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 135 है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, संयुक्त व्यंजन छह किन वर्णों से मिलकर बना है? तो क और श से मिलकर के बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 137 है, संयुक्त व्यंजन त्र किन वर्णों से मिलकर बना है? तो त्र और त और र से मिलकर त्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो ज और इ से मिलकर के ज्ञ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, ये जो बिंदु है यह किसका चिन्ह है? तो ये अनुस्वार का चिन्ह है, अंक की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 140 है, ये कौन सी बिंदु? तो चंद्र बिंदु इसको कहते हैं हम, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, अतिवृष्टि का विलोम लिखिए। तो अनावृष्टि, और ये ऑलरेडी यूपी टेट के एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 142 है, अर्वाचीन का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 143 है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन से पढ़ना होता है, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। तो पठन के सोपानों में मुख्य रूप से 3 सोपान होते हैं। पहला है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण, और तीसरा है अर्थ ग्रहण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन। ये हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चे जब हम सिखा रहे हैं तो अच्छे से वो सीख रहे हैं, अक्षरों को, शब्दों को, चित्रों को पहचान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनागत अपेक्षाएं क्या है? तो देखिए, पहला है चिंतनात्मक पठन, यानी कि बच्चे किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में वो सोच भी रहे हैं। और सृजनात्मक पठन, यानी कि वो उसका सृजन भी कर रहे हैं। सृजन का मतलब कि किसी कहानी को वो समझने के बाद वो अगर टीचर ने पूछा है कि इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, या किस पात्र को क्या करना चाहिए था, तो बच्चे वो भी बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक तरीके से सृजनात्मकता तो पैदा हो ही जाती है उच्च प्राथमिक स्तर के बाद। जब कक्षा 6, 7, 8 बच्चे पढ़ के जाते हैं 9वीं 10वीं में, तो उनके अंदर सृजनात्मकता आ ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, उच्चारण के दोष बताइए। तो रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, या मुख के भीतर गुदगुदाते हुए बोलना। क्वेश्चन नंबर 147 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित और मौखिक दोनों ही अभिव्यक्तियों से है। बिना किसी के दबाव के डरे हुए आप कोई अपने शब्दों को, अपने भावों को कह रहे हैं, तो ये एक तरीके से स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होगी। क्वेश्चन नंबर 148 है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करते हैं या करता है? तो बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 149 है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है, भाषाई कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे थे। तो ये एक तरीके से मिश्रित वाक्य हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया 3 पार्ट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको 4th सेमेस्टर की क्लासेस की नोट्स चाहिए, पूरे के पूरे सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल से बने रहिए, सारे विषयों की क्लासेस आपको मिल रही है तो देखते रहिए। और आपको किस विषय की जो क्लासेस हैं या वीडियोस हैं वो चाहिए तो आप कमेंट करोगे तो हम वो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।